टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई हुई है, आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। काफी सारी स्कीम्स हम देखते हैं आज के टाइम में जो चल रही हैं, सभी के बारे में डिफाइन में किया गया। सबसे पहली जो स्कीम इसमें आ रही है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो स्टार्ट की गई थी अक्टूबर 2014 में। पहली बार जो एक स्कीम जो स्टार्ट मतलब इंडिया में रखी गई थी अक्टूबर 2014 में स्टार्ट की गई थी। इसका जो मेन फेज जो इलेक्शन फेज आया वो 2 अक्टूबर 2019 में जाके दोबारा से मान ली आगे इंडियन के गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री ने बोला कि ऑल इंडिया जो है हमारी एक क्लीन सिटी बनना चाहिए, उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चला था। ये जो मिशन चलाया गया था इसके पीछे जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव है, हमें इसके लिए बहुत सारा डीपली इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या बहुत कुछ बैकग्राउंड क्या है या कितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो चीज जरूरत नहीं है। आपको इसका मेन फीस याद होना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान चला कब और चलाया किसने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अक्टूबर 2014 में ऑन दी बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी ये स्कीम स्टार्ट की थी। क्योंकि उनका मिशन था कि इंडिया में एक क्लीन सिटी होनी चाहिए, जितने भी शहर हैं साफ सुथरे होने चाहिए। स्पेशली जो लोग आउटसाइडिंग में टॉयलेट्स वगैरह यूज करते थे उनको दूर करने के लिए। इसके पीछे आपके ऑब्जेक्टिव भी लिखे हुए अगले पेज के ऊपर, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल क्लस्टर एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, चाहे अलग अलग लोगों के लिए चाहे कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाना सबसे बड़ा एक इसका मेन एजेंडा था कि जो लोग बाहर टॉयलेट्स यूज करते हैं वो दूर हो जाए। दूसरा, एलिमिनेट और रिड्यूस ओपन डेफिकेशन ऑफ डेफिनेशन इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ईच ईयर। जो ओपन में ऐसे मतलब टॉयलेट वगैरह यूज करते थे, सबसे बड़ा एक ये प्रॉब्लम थी कि लोगों की डेथ होने के पीछे रीजन इसके रहते थे। ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती थी जब ओपन लोग जाते थे, उसके स्मेल्स या फिर पोल्यूशन वगैरह क्रिएट होता था जिससे प्रॉब्लम्स होती थी। नॉट ओनली लैट्रिन कंस्ट्रक्शन स्वच्छ भारत मिशन आल्सो मेक एन इनिशिएटिव अकाउंटेबल मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरिंग लैट्रिन यूज। सिर्फ लैट्रिन बनाने का काम नहीं किया गया था, उसमें ये भी एक टारगेट रखा गया कि लैट्रिन बनाने के साथ उसको यूज भी करवाना है लोगों को। भी ऐसा ना हो कि बनाकर छोड़ दी जाए और लोग यूज ना करें। आज के टाइम में लोग अच्छी तरह यूज भी कर रहे हैं। Public awareness is also provided but about the drawback of open defecations and promotion of latrine use। लोगों को इसके बारे में नॉलेज देना कि बाहर में शौचालय करने के नुकसान आपको क्या है, इनको यूज करने के आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, इसके बारे में भी इनको, क्योंकि बना के छोड़ देना तो लोगों को पता ही नहीं लगना था, इसके एक्चुअल में उसकी बेनिफिट बताना। फॉर प्रॉपर सैनिटेशन यूज मिशन विल एम टू चेंजिंग पीपल एटीट्यूड माइंडसेट एंड बिहेवियर। मेन जो इस रीजन को लेके आने का था उनका यह था कि लोगों का जो बिहेवियर चेंज लेके आना, लोगों की सोच को बदलना, उनका माइंडसेट को चेंज करना। क्योंकि मैंने पहले आपको इसमें बताया था कि लोग पुराने टाइम में ऐसा समझते थे कि घर के अंदर ये चीज बननी नहीं चाहिए, घर के अंदर बनेगी तो बहुत सारा पाप है, या बहुत कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच होती थी। तो इस चीज को कैसे दूर करना, कि लोगों को समझाना कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है बाहर जाना, तो आप लोग घरों में इसको बनाए, चाहे इंडिविजुअल बेस पे बने चाहे कम्युनिटी बेस पे बने। कहीं आप देखेंगे यार जितने भी रूरल एरिया होते हैं, रूरल समझते हो पेंडू एरिया में, बहुत सारे पेंडू एरिया में अलग अलग एरिया में काफी टॉयलेट्स जो गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं। अगर लोग अपने घरों में यूज नहीं करना चाहते तो कम्युनिटी बेस पे बन जाएंगे। 4-5 घरों के लिए या फिर एक मोहल्ले के लिए अलग से बना के दिए हुए हैं, अलग अलग मोहल्ले के लिए ऐसे बनाकर बहुत सारे एरिया में मिलते हैं। विलेज टू बी केप्ट क्लीन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। विलेजेस को प्रॉपर साफ सुथरा रखना, प्रॉपर मैनेज करके चलना, ये भी इसके ऊपर टारगेट था। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू ग्राम पंचायत। जो भी कहता भी वेस्टेज आता था, मीनिंग लोग टॉयलेट वगैरह यूज करते थे, ग्राम पंचायत उसको एक बेस्ट तरीके से अलग एक जगह पे छोड़ सके, उसके लिए इसमें काम किया गया था। ऐसा नहीं इसको कहीं और भी ऐसे कहीं लोग ऐसे में यूज करते तो गड़बड़ बहुत ज्यादा होती थी। टू ले वाटर पाइपलाइन इन दी ऑल विलेजेस इंश्योरिंग वाटर सप्लाई टू ऑल सोर्स 2019। इस स्कीम में ये भी ध्यान दिया गया कि सभी एरिया में जितने भी हमारे पेंडू एरिया है चाहे वो शहरी एरिया में 2019 तक सभी एरिया में पाइपलाइन डालना, ताकि सभी घरों में पानी पहुंच सके। स्पेशली गांव के एरिया में तो ये चीज सेटअप की गई थी, सभी एरिया में पानी। आज के टाइम देखो सभी गांवों में भी ये फैसिलिटीज भी मिलती हैं, सरकारी जो पानी है आपके घरों में भी जरूर आता ही है। टू मेक इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय 2019 बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी टू ऑल। इंडिया में टोटल फैसिलिटी सभी लोगों को मिल सके। 2019 तक का टारगेट रखा गया था कि सबको ये टारगेट में कंप्लीट करना हो। मोस्टली हुआ भी ऐसा कि सभी एरिया में टॉयलेट्स बहुत जबरदस्त तरीके से बनाए भी गए। एलिमिनेशन ऑफ ओपन डायरेक्ट डिफेक्शंस, डेडिकेशन ऑफ मैनुअल सर्विसिंग, मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो आज के टाइम में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखते हैं, जितना वेस्टेज यूज निकलता है या फिर लोग टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं,
उसको भी म्यूनिसिपैलिटीज में ऐसे मैनेजमेंट में यूज किया था। कहीं ना कहीं अगर उसकी कहीं यूजेस हो सकती है, जो मीन्स कोई खाद बनाने के लिए या सॉइल बनाने के लिए उसको यूज भी करते हैं। जनरेट अवेयरनेस आफ्टर सैनिटेशन एंड लीकेज विद द पब्लिक हेल्थ, ये भी लोगों को बताना कि अगर इसकी लीकेज वगैरह हो रही है तो लोगों को नुकसान कितना हो सकता है। उसके बाद क्रिएट एंड लेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन दी कैपेक्स, प्राइवेट सेक्टर को भी सेक्टर में लेके आना कि इसके बेनिफिट दिखाना, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें जुड़ सकें, तो ये काम भी इसमें आपके पास चल सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने इसमें साथ में लिखे हुए हैं कि ओपन में अगर हम टॉयलेट्स को यूज कर रहे हैं तो उसके नुकसान, आपके हेल्थ इशू क्या हो सकते हैं, प्लस अगर जो वेस्टेज हम इसको मैनेज कर लें, जो लोग आप ऐसे बाहर कहीं भी यूज करके आते हो टॉयलेट्स का नुकसान है, अगर इसी वेस्टेज को हम यूज कर लें तो बहुत सारी सॉइल्स भी हो सकती हैं, हो सकता है खेती बाड़ी में इन चीजों का यूसेज भी हो जाए। तो इन चीजों के ऊपर मेन काम किया गया। स्वच्छ भारत का मेन जो मिशन था कि स्पेशली रूरल एरिया को डेवलप करना। रूरल एरिया में कुछ ऐसा नहीं था कि रूरल एरिया को हम बाहर कर सकते हैं, अर्बन एरिया में भी किया गया, ऐसा नहीं है कि शहरी एरिया में नहीं किया। शहरी एरिया में तो मोस्टली वैसे लोग करते ही हैं, मीन्स उनके अपने टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, लेकिन काफी एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे शहरी एरिया में भी ये प्रॉब्लम्स थी, तो वहां पर भी उन्होंने लिखा है कि 1.04 करोड़ हाउस होल्ड, ऐसे हाउस होल्ड मीन्स 1 करोड़ हम मान के चल रहे हैं, 1,04,000 हाउस होल्ड को सिलेक्ट किया गया था। भी एक टारगेट रखा गया था, भी इन हाउस होल्ड को हमने टॉयलेट्स बनाकर देने हैं, जिसके ऊपर उन्होंने खर्चा भी बताया कि 2.5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स, इसमें 2.5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाएंगे, 2.6 लाख जो है पब्लिक टॉयलेट बनाएंगे जो आपके अर्बन एरिया समझते हो, शहरी एरिया में भी इन चीजों के ऊपर टारगेट रखा गया था। कुल मिला के इसमें काम ये था कि लोगों को इस चीज के ऊपर बताना कि इसके बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान थोड़े ज्यादा थे, आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि लोग बंद कर चुके हैं। पहले क्या होता था, रेलवे लाइनों के पास लोग चले जाते थे तो काफी लोगों की डेथ वगैरह भी होती थी इस चीज में, ट्रेन का पता लगता नहीं था कब ट्रेन आ जाती थी। ज्यादा लोग ऐसे पेंडू एरिया में भी चले जाते थे, खेतों वगैरह में कहीं भी, उससे क्या होती थी, मॉइस्चर में प्रॉब्लम्स आती थी, प्लस जो हम ऐसे बोल सकते हैं भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा जनरेट होता था, स्मेल इतनी ज्यादा होती थी, लोग निकलते तो कई लोगों को प्रॉब्लम्स वगैरह भी होती थी। उसके बाद जो नई एक स्कीम इसमें सेटअप की गई उसे थी स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी स्मार्ट सिटी सिटीज की एक स्कीम में इंडिया में लागू की थी। इसका मतलब था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े शहरों को सिलेक्ट किया गया कि उनको शहरों में हम हरा भरा बनाएंगे, उनको दरख्त लगाएंगे। आज के टाइम में भी इस चीज के ऊपर काम चल रहा है कि सभी मोस्टली रूरल एरिया में तो आप देख ही सकते हैं कि हर साल बूटे लगाने का काम चलता ही चलता है कि आप बूटे मिलते हैं। अगर आप लोग अपने घरों में भी लगाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बूटे प्रोवाइड करती है और आप बूटे लगा सकते हैं। प्लस आउटसाइडिंग जो हम लोग ये थूकने का काम करते हैं उसको बंद करवाना, टॉयलेट्स जो है बनवाना, ये सारा काम इसी चीज में आया था कि ग्रीन सिटीज बनाना। हम आप लुधियाना भी हमारा स्मार्ट सिटी में ऐड हुआ है। आप लोग लुधियाना में जाएंगे तो काफी एरिया में आप जाकर देखेंगे पुल के नीचे काफी ब्रांडिंग, काफी लिखा जो कुछ रहता है, बहुत सारे वाक्य लिखे रहते हैं, जिसका मेन मकसद ये होता है कि ये स्मार्ट सिटी में कंट्रोल हो। बहुत सारी नई चीजें बनाई, नए पुतले लगाए या नई बिल्डिंग्स बनाई उन्होंने, जिस बेस पे काम हुआ है। इसके ऊपर जो काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाउसिंग और अर्बन एक हमारे स्मार्ट सिटी में इन्होंने ये भी काम किया है कि लोगों को घर बना के देने का काम भी स्मार्ट सिटी में स्टार्ट हुआ है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ एरिया में फ्लैट वगैरह डेवलप करवा रही है जिसमें आपको कम कीमत में फ्लैट्स अवेलेबल करें। वैसे तो आजकल टाइम में देखोगे अलग अलग एरिया में घर बनते हैं। अगर आप वो घर किसी लेडीज के नाम पे लेते हो तो आपको 2.5 से 3 लाख या 4 लाख तक की एक फैसिलिटीज गवर्नमेंट तरफ से मिलती है कि आपको उसका बेनिफिट मिलता है। मैं आपको बताऊं तो इसी रामगढ़ एरिया में चले जाइए, आप रामगढ़ साइड में जाएंगे तो इसी रामगढ़ रोड पे आगे जाके घर बन रहे हैं। वहाँ पे वो घर जो लोगे आपको 2-3 लाख रुपए मनी बैक है, आपका लोन होगा। अगर लेडीज के नाम पे लोन है तो उसका वापिस आपको मिल जाएगा ताकि कम कीमत में लोगों को अपने घर मिल सके। सब लोग ऐसे झुकी जो अपने को लीव करके अपने घरों में बैठे हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट करें, ये भी स्मार्ट सिटी में है। प्लस डिजिटल इंडिया बताना, डिजिटल इंडिया भी स्मार्ट सिटी में हमारे पास इन्होंने बताया हुआ कि डिजिटल इंडिया का मतलब कि सब कुछ हम ऑनलाइन सिस्टम में लेके आए ताकि लोग कैश में काम करना बंद कर दें। दूसरा इंटेलिजेंट मीन्स लोगों के बीच इंटेलिजेंट नॉलेज को लेके आना, सब लोगों को अपना फायदा नुकसान पता होना चाहिए, कोई भी बंदा किसी बंदे के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। डिजिटल इंडिया लेके आने का मतलब ये नहीं था कि सब बंदे ऑनलाइन आ जाए, लेकिन धोखाधड़ी भी बहुत हुई थी। लोगों को इंटेलिजेंसी भी देना, उनकी नॉलेज भी देना, अगर ऑनलाइन ये आप काम करो इसको इस तरह से यूज करना नहीं करना, वो सब कुछ बताना।
उसके बाद वायर सिस्टम मतलब कि जो आईटी सेक्टर हमारा पास चल रहा है, हम देखते हैं आईटी सेक्टर में जो पहले तारों का काम चल रहा था, सब जगह बार बार हम जमीन में खोदते थे, तार डालना और फिर तार निकालना, ये प्रॉब्लम्स को दूर करना, ये डिजिटल इंडिया में सेटअप किया है कि तार जो आईटी सेक्टर रिकॉर्डिंग एंटीना सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं सर्वेयर सिस्टम को ऐसे सेटअप करना कि लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए, तारों के झंझट में तो लोग बाहर ही हो जाएं। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिटी, एक इनका यूबीक्यूटीज का मतलब है कि पब्लिक सर्विस में लोगों को कनेक्टेड डिवाइसेस प्रोवाइड करना। कनेक्टेड डिवाइसेस आते हैं, हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, इंटरनेट ही लगा लीजिए, इंटरनेट एक हमारे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इंटरनेट के लिए नहीं कि स्पेशल आपको कनेक्शन लेने के लिए पहले तार वायर्स का झंझाल लेना पड़े, आप ऑनलाइन सर्विस सिस्टम ले सकते हैं। पहले एक सिस्टम सेटअप हो जाएगा, सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पर बैठे किसी बंदे से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑल ओवर एरिया में स्पेशली टावर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो प्रोवाइड करना, ये भी इसी स्मार्ट सिटी इंडिया में ही सेटअप किया गया। इंफॉर्मेशन सिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट ने सेट किया कि हम ऑल ओवर कंट्री में सभी स्टेट्स के कुछ शहरों को सिलेक्ट करेंगे जिनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करेंगे और उनसे सभी आसपास के एरिया को संदेश देना कि हमें भी ये सारे काम करने हैं और इन सभी काम को कंप्लीट करके इंडिया को ग्रोथ के ऊपर लेके जाना है। ये भी हमारी सोशल स्कीम्स में सेटअप हुआ था। स्मार्ट सिटी के बाद इन्होंने लिखा कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये जो फ्रेमवर्क है वैसे तो कहता हूँ 1990 से ही चला आ रहा था कि इंडिया को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें एक्चुअल में जो काम हुआ ये भी 2014 के बाद जाके ही स्टार्ट हुआ कि इंडिया में स्मार्ट सिटी हम सेटअप करेंगे। स्मार्ट सिटी के इन्होंने आगे फीचर्स भी लिखे हैं, अभी काफी जिन्होंने लिखे हैं स्मार्ट सिटी के फीचर्स के हैं। सबसे पहले प्रमोटिंग मिक्स्ड लैंड यूज इन द एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, हम एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे, जिस तरह का कोई एरिया उसी बेस पे उस तरह की डेवलपमेंट करते चले जाएंगे। लोगों को ये नहीं है कि उनको लगे कि हमारे ऊपर प्रभाव मिलने किसी चीज के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लोगों की डेवलपमेंट उन्हीं के एरिया के अकॉर्डिंग वैसे ही डेवलपमेंट करवाई जाए। जो बहुत डाउन एरिया उनको अपलिफ्ट किया जाए, जो अपलिफ्ट एरिया है उनमें भी डेवलपमेंट हो, लेकिन इतनी ज्यादा ना हो कि जो पिछले वाले लोग पीछे ही रह जाएं, सबको एक स्टेबल इकोनॉमी में लेके आने का काम किया गया। दूसरा हाउसिंग एंड इंक्लूसिवनेस, मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को घर दिलवाना ये स्मार्ट सिटी में ही सेटअप किया गया। क्रिएटिंग वॉकेबल लोकेलिटीज, हमारे जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वॉकेबल लोकेलिटीज बनाने का मीन्स आपके एरिया में जिम पार्क ये सब सेटअप कराना। आप लोग सब देखोगे, आप जिस एरिया में रहते हो पार्क स्पेशल बन रहे हैं, अगर किसी एरिया में नहीं है तो वहाँ पे पार्क आज के टाइम में बन रहे हैं आपके वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, जिम वगैरह के लिए आपके सेटअप करना, ये काम भी गवर्नमेंट करती है। जिम के लिए हर साल सामान गवर्नमेंट जरूर प्रोवाइड करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, कोई भी गवर्नमेंट आपको जरूर प्रोवाइड करती है। प्रिजर्विंग एंड डेवलपिंग ओपन स्पेसिस, हमारे यहाँ पे ओपन स्पेसिस लोगों को ये ना भी सिर्फ घर में रहने की, जब दोबारा वही पॉइंट आ गया कि अगर लोग एक जगह बैठ के मीटिंग करना चाहते हैं या फिर ओपन में बातचीत करना चाहते हैं, पार्क का अरेंजमेंट करना, जैसे गाँव में ये है तो आप लोग बोलते हैं शांति छत बनाना, वो काम भी गवर्नमेंट ने उसमें सेटअप किया हुआ है। पुराने तरीकों को छोड़ के मॉडर्न तरीके से डेवलप कराना उस चीज को। मेकिंग गवर्नेंस सिटीजन फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव, लोगों के लिए ऑनलाइन सर्विसेज गवर्नमेंट बेस पे प्रोवाइड करवाना, कम कीमत पे लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये भी एक स्मार्ट सिटी में इनिशिएटिव्स है। गिविंग एन आइडेंटिटी टू द सिटी, हर एक सिटी को उसकी पहचान दिलवाना, जो सिटी जिस काम के लिए मशहूर है वो मशहूर उसको दिलवाना। मतलब हमें जब कोई बंदा बात करे लुधियाना किस चीज के लिए मशहूर है सबको पता होना चाहिए, जलंधर किसके लिए मशहूर है सब लोगों को पता होना चाहिए, उसी बेस पे स्मार्ट सिटी बनाना। जैसे हम लुधियाना की बात करते हैं, मोस्टली ये मशहूर क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, लुधियाना में सबसे ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देता है। जलंधर की बात करें तो खेल के सामान के लिए, तो जलंधर में खेल के सामान के ऊपर प्रोसेस करना, उसके लिए उसको मीन्स एडवर्टाइजमेंट सेटअप करना। अप्लाइंग स्मार्ट सोल्यूशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रॉपर सेटअप करवाना, धीरे धीरे मिल ये नहीं कि सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ना, चाहे रेल में है चाहे रोड में है चाहे आप एयर फैसिलिटीज में। मोस्टली सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो रोड के ऊपर दिया गया, जिन एरिया में आज तक रोड नहीं बनी है वहां पर रोड पहुंचाना, ये सबसे बड़ा काम स्मार्ट सिटी में ही चल रहा है। इसमें इन्होंने लिखा है फ्लाई ओवर रिसोर्सेज, बहुत सारे हम देखते हैं कि फ्लाई ओवर बहुत सारे बन रहे हैं, स्पेशली जितने भी रेलवे क्रॉसिंग है इसके ऊपर भी बहुत बड़ा टारगेट चल रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग खत्म करके फ्लाईओवर्स बनाना या फिर डाउन ब्रिज बनाना, ट्रेन ऊपर से जाएगी नीचे से ब्रिज बना देना, नीचे से लोग निकल के जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस पे हम काम करें तो मोस्टली काम हर जगह पर चल ही रहे। हमारे एरिया में इस साइड में थोड़े कम है, अगर आप इस साइड में चले जाओगे बरनाला, धूरी, रामपुरा, गंगानगर इधर चले जाओगे, इधर मोस्टली सारा काम कवर हो चुका है। उत्तराखंड वाली साइड सारा काम ही कवर हो चुका है, जितने रेलवे क्रॉसिंग थी क्रॉसिंग को खत्म कर दिया गया, क्रॉसिंग खत्म करके
डाउन वाले जो हम बोलते हैं रेलवे क्रॉसिंग बनती है, लोग नीचे से ही निकल जाएंगे, ऐसे ब्रिज भी बन चुके हैं। हमारे यहाँ पर भी देखेंगे तो सानेवाल में, यहाँ सानी में भी अब बन रहा है। इसको हो गया लगभग 1 साल चलते हुए, तो ये भी कुछ टाइम में यहाँ पर भी रेडी हो जाएगा। धीरे धीरे सब जगह पे इस चीज को भी खत्म किया जा रहा है। ये सारा काम जो है स्मार्ट सिटी में ही आया था। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है डिजिटल इंडिया पावर टू दी एम्पावर। डिजिटल इंडिया में कहते भी सब लोगों को ऑनलाइन सिस्टम में लेके आना, डिजिटल इंडिया में सब लोगों को डिजिटली सब कुछ डाटा प्रोवाइड करना। इसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि लोगों को इंटरनेट स्पीड देना। ग्राम पंचायत समझते हो, जो पिंड एरिया में पंचायत एरिया होते हैं, उन लोगों को भी इंटरनेट की फैसिलिटीज देना। ऑनलाइन स्कीम्स में उनका भी मेल ऑर्डर करना। कॉमन सर्विस सेंटर खोलना। CSC सेंटर आप लोग देखते हैं हर जगह खुले हुए हैं। कोई भी चीज की आपको प्रॉब्लम है, सेवा के अंदर या शांति के अंदर, आपको हर जगह खुले हुए हैं, आपको ऑनलाइन काम मिल जाएंगे, जो पहले किसी दफ्तर में जाके चक्कर लगाने पड़ते थे, और वो सारे काम आपके CSC सेंटर पे भी हो जाते हैं। बहुत सारी स्कीम हम लोग देखते हैं CSC सेंटर वाले कंप्लीट करवाती हैं, वो हमारे घर बैठे भी, हमारे स्पेशली पिंड के एरिया में तो वैसे ही पहुंच जाते हैं कि कोई भी आपने पैन कार्ड बनवाने हैं, आधार कार्ड बनवाने हैं, या कोई चेंजेस करवाने हैं, कोई नई चीज आई तो उसके कार्ड बनवाने हैं, आपके घरों तक भी फैसिलिटीज वो पहुंचती है। गवर्नमेंट जैसे इनिशिएटिव स्टेप्स इसमें ऊपर भी लिए जाते हैं। एडवांटेज इसमें क्या हुआ कि हमारा एक तो फाइबर नेटवर्क कवर हो गया डिजिटल इंडिया आने से। फाइबर का नेटवर्क शायद आप देखेंगे जियो बेस पे सभी एरिया में मोस्टली कवर हो चुका है। धीरे धीरे में सब जगह फैसिलिटीज इसकी स्टार्ट भी हो जाएंगी। इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप लोग 1 मिनट में कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे अभी चल रहा है कि 5G के ऊपर काम शुरू हो गया है। दिसंबर तक जियो ने बोला कि हम सब एरिया में 5G दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आप लोग मूवी भी डाउनलोड करने हैं, 1 GB की मूवी आप विद इन 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। इतनी स्पीड में भी काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो फाइबर फैसिलिटीज घरों में भी अगर आप लोग कोई कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। उसका बेनिफिट इंटरनेट, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट के ऊपर मेन जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम में काम करने का काम चल रहा है। उसके बाद मेक इन इंडिया भी एक सोशल स्कीम्स में हमारे पास गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। मेक इन इंडिया का मतलब कि इंडिया को जिस सेक्टर में हम लोग पीछे चल रहे हैं उस सेक्टर में आगे लेके आना। सबसे पहले तो जो कुछ भी हो इंडिया में अपना बनाया जाए। पहले हम काफी चीजें, सबसे ज्यादा होता था कि मेडिकल फैसिलिटीज में, मेडिकल लाइन में क्या होता था कि भाई जो पैकिंग के सामान है मेडिकल के सामान, जो कैप्सूल्स गोली वगैरह पैक होती हैं, जो प्लास्टिक आता है, जब वो कागज आते हैं, रैपर आते हैं, वो सब कुछ बाहर से आता था। चाइना से सबसे ज्यादा आता था। हमने कल वर्ल्ड टॉपिंग पढ़ा था, भी चाइना से हमारा इम्पोर्ट जो सबसे ज्यादा है। आज के टाइम में इसके ऊपर गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया तो हम लोगों ने ये चीज बाहर से मंगानी बंद कर दी। हमारे दिल्ली में, नोएडा में प्लांट लग चुके हैं कि हम लोग बाहर से मंगाने के जगह इंडिया में बना रहे हैं। हमारे इंडिया की बनाई हुई चीजों को आगे लेके आना, ये भी मेक इन इंडिया में सेटअप किया गया। स्पेशली जोर दिया गया खादी के ऊपर। खादी का जो काम जो कम हो रहा था, खादी का कपड़ा स्टार्ट करवाना दोबारा से इंडिया में बनाकर इसको बेचना, क्योंकि लोग पसंद करते हैं बाहर की कंट्री वाले, लेकिन लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया था। उसको दोबारा से काम करवाना। जो भी दिवाली टाइम पे लाइटिंग्स या फिर जो भी आप कुछ क्रैकर्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो सब कुछ इंडिया में ही बनाना, कम पोल्यूशन वाला बनाना सामान, ये भी मेक इन इंडिया में सेटअप किया गया। गवर्नमेंट ने इस पर सेटअप किया कि GDP को 2025 तक 25% तक लेके जाना। ये टारगेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है GDP का। हमारी GDP आज के टाइम में देखते हैं हम लोग काफी अच्छी चल रही है। कोरोना टाइम में तो 0 ही हो गई थी GDP। आप लोगों को पता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम इंडिया में प्रोडक्ट बना रहे हैं और कुछ हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं। गवर्नमेंट कहते हैं कि इसको 25% तक लेके जाना। 25% तक लेके जाएंगे तो उसका बेनिफिट हमें ज्यादा होगा। हाँ जी, GDP में बात कर रहे हैं 25% GDP लेके जाना। इकोनॉमी में 100% मैन्युफैक्चरिंग जॉब लेके आना, ये भी टारगेट जो सेटअप किया गया 2022 में सेटअप किया गया था कि हमारी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जितने भी आएंगे उसमें जॉब निकालना। क्योंकि जब मेक इन इंडिया स्टार्ट होगा तो अपने अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लोग छोटा छोटा भी काम स्टार्ट करेंगे। नाना करते कोई भी बंदा काम स्टार्ट कर रहा है, 1 या 2 बंदों को तो अपने साथ रखेगा ही। तो मैन्युफैक्चरिंग में एरिया में जॉब निकालना। प्लस इन्होंने लिखा कि हर एक सेक्टर की ग्रोथ जो है 12 से 14% तक हर साल बढ़ाना। मैन्युफैक्चरिंग एरिया की इन्होंने सबसे ज्यादा बोला कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी सेक्टर है जहां जहां पे हमारा सामान कुछ भी बन रहा है, किसी एरिया में कोई भी GDP लेवल जो काम रहा है, उसकी ग्रोथ हर साल 12 से 14% तक इंक्रीज करवाना है। इन्होंने लिखे भी आगे कौन कौन से सेक्टर हैं। 25 सेक्टर के ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट ने मेन जो एक मिशन टारगेट सेटअप किया हुआ। मेन एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, दोनों में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में है आपके पास एयर स्पेस एंड डिफेंस। जितना भी हम लोग ये डिफेंस का सामान बनता है हमें मोस्टली बाहर से मंगाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इसको भी मेक इन इंडिया स्टार्ट किया। अभी गवर्नमेंट ने पीछे लॉन्च किया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैंक बनाया है वो इंडिया में ही बने। उसका नाम मेरे माइंड में पता नहीं है नहीं क्या नाम है।
तो गवर्नमेंट ने इसमें स्टार्ट किया। जो भी एयर स्पेस हम बनाते हैं, जो भी रॉकेट या कुछ बना रहे हैं वो भी इंडिया में स्टार्ट करें। दूसरा ऑटोमोटिव एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जो भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनते हैं ऑटोमोटिव यूज पे, वो भी आपको इंडिया में बनाए जाएं। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, जो चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही थी फार्मास्यूटिकल मेडिकल लाइन में, वो सब कुछ इंडिया में रेडी करवाना। बायोटेक्नोलॉजी जो भी बायोगैस सर्विस वगैरह बनती हैं वो भी इंडिया में ही यूज करवाना। हम लोग ये देखे थे एक बार हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, सीएनजी की बहुत प्रॉब्लम आई थी, सीएनजी की नहीं सॉरी ऑक्सीजन गैस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी अभी पीछे कोरोना टाइम में। तो उसके लिए स्पेशल प्लांट इंडिया में चालू करवाना, ये भी मेक इन इंडिया में ही सेटअप कराया था। ऑक्सीजन हमारे इंडिया में खुद की अपनी बन रही है, बाहर किसी कंट्री के ऊपर हमें डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। टेक्सटाइल एंड अपीयरल्स, टेक्सटाइल मीन जो भी कपड़ा उद्योग है उसको आके लेके जाना। कैपिटल गुड्स, जो भी आप ज्वेलरी वगैरह मोस्टली यूज करते हैं, मोस्टली बाहर से आती है, तो इसको भी कोशिश की जा रही है इंडिया में ही डेवलप करवाना। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जो खेती बाड़ी में यूज हो रहे हैं, चाहे किसी और मशीनों में यूज हो रहे हैं, उसको भी इंडिया में डेवलप करवाना। लेदर एंड फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, जेम्स एंड ज्वेलरी, शिपिंग, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सभी सेक्टर्स में है। रेलवे बीच में आ गया, फूड वगैरह भी आपके आगे, और सभी कोई ऐसा सेक्टर गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट बोले कि हम मेक इन इंडिया में नहीं करेंगे। बहुत जो चीजें हम लोग बाहर से मंगा रहे थे उन्हीं को इंडिया में सेटअप कराने के लिए अभी स्पेशली जो कम्युनिकेशन चैनल में देखते हैं, हमारे इंडिया में आईफोन का एक उद्योग जो है इंडिया में ही लगने जा रहा है। ये भी एक टेक्निकल मतलब इंडिया में जो हम लोग बाहर से मंगाते थे जिसकी हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जब इंडिया में बनने लगे तो इसकी कॉस्ट में बहुत फर्क पड़ेगा। तो इंडिया में जब लगेगा ऐसा कोई सेक्टर तो उसमें एक तो जॉब बहुत सारे लगने वाले लोगों की, तो उसमें बेनिफिट लोगों को होने वाले। सर्विसेज सेक्टर पे होगी जितनी सर्विसेज दी जाती हैं, सर्विसेज में इन्होंने लिखे सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आईटी सेक्टर में टूरिज्म, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, अकाउंटिंग, ऑडियो, लीगल सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंट, फाइनेंशियल, एजुकेशन, ये सारी सर्विसेज में सभी को 12% से लेके 14% तक हर साल ग्रोथ करवाना ये इकोनॉमी का टारगेट है। जितनी ज्यादा फैसिलिटीज गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में भी देगी उसका बेनिफिट हमें आगे मिलता चला जाएगा। ये सारा कुछ जो है मेक इन इंडिया में ही सेटअप किया गया। मेक इन इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स किए हैं उसमें कुछ इन्होंने ये भी लिखा है भी कौन कौन से कॉरिडोर्स हमने देखे, शायद आप लोग देखते हो भी कुछ कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। कॉरिडोर समझ से उन्होंने अलग अलग जो काम किए गए हैं, सब लिखे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली से मुंबई के लिए एक स्पेशल रोड बनाया गया है जो बहुत सुपर फास्ट है। अगर इंडस्ट्री बेस पे काम करना, जो सामान इधर से उधर भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर से कोलकाता के लिए भी हम लोग देख रहे हो आप लोग जो फ्लाईओवर चल रहा है, जो सारी रोड बनी हुई है, ये सारी आगे तक बनती है। इसका मेन बनाने के पीछे रीजन है ताकि किसी प्रकार के लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, स्पेशली रोड्स लेवल में। ये भी हमारा अपनी इकोनॉमी में मेक इन इंडिया ये सारा लाइन जो आगे तक चल रहा है। बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। गवर्नमेंट हर लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे बढ़ाती चली जाती है, कॉरिडोर लेवल्स पे आगे चल रही है। मेक इन इंडिया की ऑब्जेक्टिव दोबारा से इन्होंने आगे फिर लिख दीजिए कि 100% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे लेके जाना, उनमें जॉब को निकालना, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाना। अर्बन एरिया जो अनडिवॉल्व्ड है, अर्बन एरिया शहरी एरिया जो आज के टाइम में भी अनडिवॉल्व्ड है, उनको भी डेवलपमेंट में लेके आना। सब जगह पे इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इसके एडवांटेज क्या है, एक तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट दूर होगा, लोगों का पावर्टी लाइन दूर होगा, लोगों में सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा, लोग मार्केट में पैसा लगाएंगे। जिन लोगों को ऐसा लगता था कि हमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है इन चीजों में, उन लोगों की सोच को बदलना, उसको बेनिफिट दिखाना, ये सारे इसके एडवांटेज आते हैं। मेक इन इंडिया में कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस मीन्स हमारे इंडिया में 60% कन्वर्टेबल, जैसे इसको बोलते हैं कल्टिवेटिव लैंड्स हैं। कल्टिवेटिव लैंड्स में मोस्टली ज्यादातर लैंड्स में क्या है, एग्रीकल्चर काम होता है। तो सबसे बड़ा मेक इन इंडिया प्रॉब्लम से ज्यादातर हमारी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स है कि सब लोगों को हम बोले कि एग्रीकल्चर लैंड खत्म कर दो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि लोगों का मेन सोर्स है, तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोग बोल देते हैं कि इंडस्ट्रीज को ग्रोथ कराना, रैपिड करवाना बहुत तेजी से, लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्रीज इतनी ग्रोथ नहीं होती। उसके लिए फैसिलिटीज लेके आना ये गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बोलने को तो कुछ भी बोल देंगे भी एक चैनल करना है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे होगा वो उसके ऊपर देखा नहीं गया अभी तक। फिर उसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फिजिकल फैसिलिटी, जैसे हम बोलेंगे एक्चुअल में रेल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रेल अगर चल रही है तो बेटर वेज में चल रही है तो उसमें नुकसान पहुंच जाता है गवर्नमेंट को। रोड के ऊपर जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वगैरह हैं, उसमें लोगों को घाटा बहुत था, गवर्नमेंट को बहुत सारा घाटा था, तो उस घाटे को कैसा दिया किया जाए, इस सभी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर काम अभी भी चल रहे हैं, धीरे धीरे नई कुछ ऐड करते चले जा रहे हैं। एक नई स्कीम जो सोशल सिक्योरिटी में लेके आए, अभी आज के टाइम में चल भी रही है, आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम जो है
ये भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। इसको हम जन आरोग्य स्कीम भी बोल सकते हैं, आयुष्मान स्कीम में, जिसमें आपको गवर्नमेंट तरफ से 5 लाख तक रुपए का फ्री में इलाज करवाने का फैसिलिटी सभी हॉस्पिटल्स में दिया गया है। मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इसमें ऐड किया गया कि लोग अगर 5 लाख तक, एक साल में 5 लाख तक का फ्री इलाज भी इसमें करवा सकते हैं। ये इंडिया में सबसे बड़ा इनिशिएटिव स्टेप जो लिया गया है लोगों के लिए। अगर आपके कार्ड बने हुए हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके 5 लाख तक का फ्री में इलाज एक साल में, सारी फैमिली का नहीं होता, एक मेंबर का ही होता है, कोई भी मेंबर करवा सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है भी आप नहीं करवा सकते, वो नहीं करवा सकते। अगर किसी एक फैमिली मेंबर का हो गया एक साल में, दूसरे के भी जरूरत फिर नहीं होगा, लेकिन एक मेंबर का 5 लाख का इलाज भी इसमें कवर है ही है। अबाउट इन्होंने लिखा कि 86% रूरल हाउस 82% अर्बन हाउस होल्ड डू नॉट हैव टू एक्सेस दी हेल्थ केयर इंश्योरेंस। इस कार्ड के आने से जो पेंडू एरिया में लोग रहते हैं 86% तक, या फिर शहरी एरिया में रह रहे हैं 82% लोग हैं, वैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवाते थे। जब से स्कीम आई है उनको ये कार्ड इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कीम सब लोगों के ऊपर अप्लाई होती है। आप लोग कार्ड बनवाइए और अपना कार्ड बनवा कर इलाज करवा सकते हैं। हमारे पंजाब में थोड़ा बहुत अभी कम है फैसिलिटीज, प्राइवेट हॉस्पिटल में कम मिलती है, स्पेशली बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ इसलिए कम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेटलमेंट चलता है, डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो गवर्नमेंट उधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ है। आप इधर चले जाइए उत्तर प्रदेश, MP, गुजरात, या फिर जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर हर एक हॉस्पिटल में आपको इलाज की फैसिलिटी मिलती है। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका इलाज उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं और लोग बहुत इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। Over 17% of country population spend a minimum 1/10 of their household budget in availing health services। हम देखेंगे हमारे इंडियन गवर्नमेंट में जितनी पॉपुलेशन है 17% तक की पॉपुलेशन आज तक तो जो कहता है इसका बेनिफिट ले भी चुकी है स्कीम का, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थे उसको ले भी चुके हैं। Over 19 to 24% of urban rural households split their healthcare financial needs through the borrowings। 19 से लेके 24% तक, चाहे वो शहरी एरिया है चाहे वो पेंडू एरिया वाले हैं, उन लोगों को बोरिंग फैसिलिटीज में काम करना पड़ता था, स्पेशली हेल्थ के लिए। कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो उधार से पैसे लेने पड़ते थे या फिर घर वगैरह भी सेल करने पड़ते थे। इन चीज़ों को दूर करने के लिए ये स्कीम जो है इंडिया में लगाई गई। इसको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। ये योजना 5 लाख, मैंने पहले बोल दिया कि 5 लाख तक का इलाज इसमें आपका कवर होता है। कोई भी आपको मेजर प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि इसमें कोई आपका कोई प्रॉब्लम इसमें कवर नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आपका 5 लाख तक इलाज कवर हो जाता है। नीड ऑफ आयुष्मान भारत, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बेनिफिट हमें क्या क्या मिल रहे हैं, देखो उन्होंने लिखे हैं कि एक तो आपके जो मैनी फैमिलीज जो बहुत सारी पुअर्स थी उनके पॉकेट में जो एक्सपेंसिव है वो दूर हो गए। इंश्योरेंस जो आपको अलग से करवानी पड़ती थी वो आपको आज के टाइम में करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल जो मिनिमम स्टैंडर्ड में थे वो सब इनको कवर किया गया। जो हॉस्पिटल्स में हमारा लार्ज मार्केट में बहुत सारे इधर जाना पड़ता था वो सब कुछ खत्म कर दिया। स्कीम में हमारे पास वाइड रिफॉर्म लेके आए, हेल्थ केयर सिस्टम में रिफॉर्म लेके आए। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती थी लोगों के इलाज में, वैसे हॉस्पिटल वाले ही आपकी केयर नहीं करते थे। आज के टाइम में हॉस्पिटल वालों के ऊपर भी जिम्मेवारी है कि आपकी केयर करेंगे, इलाज करेंगे, गवर्नमेंट से अपना पैसा ले सकते हैं। आफ्टर वन ऑफ स्कीम बिगिनिंग बेनिफिशियरी फैमिलीज हैव सेव्ड ओवर दी 13,000 करोड़। जब से स्कीम स्टार्ट हुई उसके 1 साल बाद, 1 साल का डाटा उन्होंने बताया कि 13,000 करोड़ तो रुपए का लोगों ने जो बेनिफिट इस स्कीम से ले चुके हैं। अभी 13,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने बैंक में हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड किए हैं। 60% ऑफ ट्रीटमेंट हैव बीन डन बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसमें से 60% का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने किया है। मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा हमारे प्रॉब्लम्स आती थी, कोई सुनता नहीं था। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके बेनिफिट भी हमें मिल रहे हैं। और इसके अलावा 50,000 तक की जॉब, 50,000 जॉब भी इस स्कीम के अंडर रहने से आई हैं। जब गवर्नमेंट ने स्कीम को सेटअप किया तो इस स्कीम सेटअप करने के लिए लोगों की जरूरत थी, तो 50,000 जॉब इस स्कीम में भी उन्होंने गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसमें मिला इस योजना के जहाँ पे कुछ बेनिफिट है वहाँ पे उन्होंने क्रिटिसिज्म भी लिखी है भी, क्या इसमें कोई रुकावटें आई हैं। गवर्नमेंट ने जैसे इसको बोला कि स्कीम को लगातार बढ़ाना है रूरल एरिया में, तो रूरल में कुछ एरिया भी आए हुए 2% तक इसमें थोड़ा गैप वगैरह भी चल रहा है। गवर्नमेंट बताती कुछ हो रहा है, जैसे हम बोले एग्जाम्पल तो मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाई हुई है, कुछ सेक्टर में स्कीम के बेनिफिट नहीं है। जैसे हम बोला हमें पंजाब में कम इसके बेनिफिट है, मिलते हैं तो बोल देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले, जब तक तो बंदे की प्रॉब्लम्स खराब रहती हैं। अगर बंदे को डायरेक्ट हॉस्पिटल में बेनिफिट मिले तो उसके बेनिफिट ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा उल्लेख है कि प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी में जो है एक मेन रोल अदा करता है हेल्थ सिस्टम में। लोगों को एक्सपेंसिव है, कई बार क्या प्राइवेट सेक्टर आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं करता इस स्कीम के रिगार्डिंग।
तो ये भी प्रॉब्लम इसमें आती है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये प्रॉब्लम स्टार्ट तो मेरे सॉरी ये स्कीम स्टार्ट तो हुई है, लोगों को कई बार हॉस्पिटल जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे एरिया में जहाँ पे अभी तक रोड नहीं बनी हुई, जहाँ पे भी फ्लड आ जाए तो पानी आ जाए तो लोगों को जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि एमपी, गुजरात और यूपी साइड में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्लड आते हैं, हर साल ही आते हैं जैसे बारिश स्टार्ट होती है। तो लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए खुद की अपनी चालू किस्ती बनानी पड़ती हैं, या कई बार टायर के ऊपर जाते हैं लोग, बहुत सारे हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इस स्कीम में आने से ये प्रॉब्लम्स कुछ इसमें साथ में देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से भी ये काम होता है। तो ये थी आपकी सोशल स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लोगों के वेलफेयर के लिए चलाई गई।